तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने मूल अधिकार के 22 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। मतलब 22वां अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं। आज है हमारा 23 अनुच्छेद। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने 12 से लेके 22 तक बहुत अच्छे तरीके से जो पिछली वाली वीडियो है मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया। आज हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है मूल अधिकार का। इसमें आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 23, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर 23 में फ्रेंड इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो ठीक है, बाल श्रम, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, बाल श्रम एंड बेगारी, ठीक है, बाल श्रम एंड बेगारी यानी कि फ्रेंड बाल श्रम यानी कि फ्रेंड आप क्या होता है बाल श्रम में क्या होता है, आप बिना कोई बाल श्रम यानी फ्रेंड आप क्या हुआ जबरदस्ती, मतलब जबरदस्त बाल श्रम यानी कि बाल श्रम में होता है फ्रेंड मतलब जबरदस्ती किसी से आप क्या नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। पहले क्या होता था दोस्तों, जो जमींदार थे वो क्या थे, जबरदस्ती किसी से पैसे ले लेता था ना, तो उससे आपको मतलब क्या करता था, उससे क्या करा जाता, काम कराया जाता, जबरदस्ती उसे लगाए रहते थे। किसानों से भी ये बहुत होता था पिछले कुछ मतलब ये 1972 या 75 का दशक रहा होगा, मतलब ये उससे भी पहले की बात है। बेगारी यानी फ्रेंड आप बिना पैसे की आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते, ये भी इसमें 23 में कहा गया है। तो इसमें आप क्या होता है, इसमें भी एक अपराध है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। क्या होता है दोस्तों, आपका बाल श्रम और बेगारी दोनों कराई जा सकती है, यानी कि ज़बरदस्ती भी आपको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए आपको यदि सेना यदि कम पड़ जाती है, युद्ध चल रहा है किसी भारत का, यदि किसी दूसरे देश में यदि आपकी भारतीय सेना कम पड़ जाती है तो आपको ज़बरदस्ती कहाँ दिया जाएगा, अनुच्छेद 23 के तहत आपको सीधे कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, ज़्यादातर उन सैनिकों की मदद के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। बेगोरी यानी आपको इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। तो बाल श्रम एंड बेगारी की किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 23 में। तो इतना कुछ समझना है दोस्तों। और मैंने आपको कल नहीं बताया पाया था कि दोस्तों जो 20 हैं और 21 हैं, अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या है, आपातकालीन के दौरान, किसके दौरान, आपातकालीन के दौरान भी इनके क्या है, प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24। तो दोस्तों आर्टिकल 24 में कुछ नहीं है, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष, कितने, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को क्या है, आप खतरनाक कामों में उपयोग नहीं कर सकते 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 24 में। क्या होता है दोस्तों, कोई लोग होते हैं जो आप किसी व्यक्ति मतलब कोई बच्चा है उसे खतरनाक कामों में लगा लेते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, और मिल वगैरह है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, फैक्ट्री, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो बहुत से सामान बनते हैं जिन पर आपके छोटे छोटे बाल आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो 14 वर्ष के, सीधी सी बात अपन को 24 में यही रखना है दोस्तों कि जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको क्या है, आप क्या नहीं कर सकते, खतरनाक कामों में इनका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसमें 24 में कहा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल कौन सा है, 25। अब हो रहे हैं अपन धार्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं कुछ पूरे अनुच्छेद पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा ये किससे संबंधित है ये अनुच्छेद, पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 इसमें क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसकी, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अंतराकरण की स्वतंत्रता के बारे में किस में बात कही गई है, 25 में कही गई है। अंतःकरण क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति मतलब कोई भी
धर्म का कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मुसलमान, हिंदू और ईसाई, सिख, जो सिख मतलब जो पंजाबी होते हैं वो क्या करते हैं, अब वो क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं, ठीक है, यानी कि वो कृपाण धारण करते हैं, वो क्या होते हैं, कृपाण धारण करते हैं, और उस कृपाण को कहाँ पर भी ले जाते हैं दोस्तों, ये एयरपोर्ट पर भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, और साथ ही में हिंदू तिलक लगा सकते हैं, और साथ ही में मुसलमान अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में किस में बात कही गई है, 25 में कही गई है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता 25वें आर्टिकल में कही गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 26 में कोई भी सामूहिक धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता दी गई है, सामूहिक, ठीक है, समूह के लिए, ठीक है, सामूहिक स्वतंत्रता, ठीक है, सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि कोई व्यक्ति, यदि कोई मतलब आप हिंदू हो, यदि कोई मुस्लिम है, तो क्या होता है दोस्तों, उनको क्या है, वो आप सड़क पर भी क्या है, यदि कोई चाहे तो नमाज पढ़ सकता है, ठीक है, और उनके ताजिया को वो क्या कर रख सकता है, सड़क पर भी रख सकता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, वो परमानेंट थोड़ी लगा रहेगा। और आप क्या कर सकते हो, आप झांकी लगा सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, पंडाल लगा सकते हो, ये किसके लिए, समूह के लिए, ठीक है, ना कि एक व्यक्ति के लिए। अब एक व्यक्ति जाकर चौराहे पे बैठ जाएगा और कह देगा अल्लाह, और एक हिंदू जाकर कह देगा जय श्री राम, उससे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये समूह के लिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, 26 में बात की गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27, तो आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि दोस्तों, जो धार्मिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाला, ठीक है, धार्मिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाला धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर, ठीक है, धार्मिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाला जो धन है, जैसे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उन पर बहुत सारे पैसे हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों पर क्या नहीं लगेगा, कर या टैक्स नहीं लगेगा। अपन इसे अभी तो टैक्स ही कहते हैं, हिंदी में तो कर कहते हैं इसे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर नहीं लगेगा किस पर, धार्मिक कार्यों के लिए जो उपयोग किए जाने वाला धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा आर्टिकल 27 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 इसमें क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल जो 28 है हमारा, इसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि कोई मतलब जो व्यक्ति नहीं, मतलब जो संस्था, मतलब जैसी कोई सरकारी संस्था है, कैसी सरकारी संस्था, सरकारी स्कूल, कुछ भी कह सकते हो, सरकारी स्कूल क्या है, जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी धन से चलते हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की जो है शिक्षा नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, अपने धर्म की, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति, यदि कोई मदरसा है, जो मुसलमान वहाँ पर उर्दू शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो उन जो मदरसा है वो क्या, उर्दू है, क्या है, उर्दू है, वहाँ पर उर्दू पढ़ाया जाता है, ठीक है, ना कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आपको सरकारी स्कूल में जो आप पढ़े होंगे तो आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत ना कि ये क्या हिंदू की शिक्षा है, मतलब ना कि हिंदू धर्म की शिक्षा होते हुए भी ये क्या शिक्षा हिंदू धर्म की क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, बल्कि ये क्या है, भाषा है, क्या है, भाषा है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर आप भाषा को, ठीक है, तो सरकारी धन से चलने वाले स्कूल, यानी सरकारी धन से चलने वाले कोई भी संस्था है, आप उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे आर्टिकल 28 के तहत, ये आर्टिकल 28 कहता है,
ठीक है, तो मैंने आपको आर्टिकल 28 बताया, और साथ फिर दोस्तों मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो आते हैं 4 अनुच्छेद आर्टिकल में दिए गए 24 बाल श्रम ये नहीं है, ठीक है, ये किस में है, ये अलग है, ठीक है, स्वतंत्र, ये आपको ध्यान रखना है 4, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको मैंने बता ही दिया था। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता, और फिर उसके बाद आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों में उपयोग किए जाने वाला धन की स्वतंत्रता, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 जिसमें फ्रेंड सरकार स्कूल यानी कि फ्रेंड धार्मिक कार्यों की मतलब सरकारी धन से चलने वाला जो कि संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों 29, आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 29 इसमें क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है, ठीक है। यदि कोई मतलब अल्पसंख्यक जो है यदि किसी भी क्षेत्र में मान के चलो आपको ये आपका अरुणाचल यानी उत्तर पूर्व के राज्यों में हिंदू की संख्या कम है, ठीक है, मध्य में कहाँ पर उनकी संख्या कम है, ठीक है, यानी कि आपका कोई स्कूल है, यदि कोई मुस्लिम लड़का है वो यदि कहाँ जा सकता है, सरकारी स्कूल में अपनी टोपी लगा कर भी जा सकता है, ठीक है, तो वो उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा, वो क्यों जाएगा। अब वहाँ पर ज़्यादा हिंदू आबादी है तो वो बिल्कुल कैसा जाएगा, हिंदुओं की तरह ही जाएगा, ठीक है, वो उसे पता है। लेकिन यदि उसे ऐसा लगता है, ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था पर 29 में ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था पर उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उन्हें क्या है, अल्पसंख्यकों को वही शिक्षा दी जाएगी जो बहुसंख्यकों को दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति वो अल्पसंख्यक है, यदि उसे मतलब लगता है बहुसंख्यकों के बीच क्या कर सकता है, शिक्षा करने से संकोच करता है, तो आर्टिकल 30 के तहत वो क्या कर सकता है, अपना स्वयं की संस्था खोल सकता है। क्या खोल सकता है, स्वयं की संस्था खोल सकता है। इसके तहत, ठीक है, उसे सरकार क्या देगी, सरकारी धन भी देगी। क्या देगी, सरकारी धन भी देगी, और उसे सरकारी धन पर ही चलेगा, ठीक है। यदि कोई अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं कि 2-4 जने और आप स्कूल खोलना चाहो आपको तनख्वाह देने लगे सरकार, ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी उसकी कोई फैसिलिटी रहती है, उनको पूरा कर दोगे तो आपको पूरी तरीके से, यानी कि फ्रेंड उसमें आपको खोलना है यदि अल्पसंख्यकों को कि हम अपना स्कूल चलाएंगे, तो उसमें कम से कम 1000 नहीं तो 200 के समथिंग बच्चे होने चाहिए, 100-200 के समथिंग, ठीक है। तो अल्पसंख्यक ये अपना उसमें उसके तहत वो क्या करेगा, उसमें ग्राउंड होना चाहिए सरकारी स्कूल के तहत, उसमें जो सब व्यवस्था होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल में रहती हैं, ठीक है। तो ये सरकार उसके लिए फंड भी जारी करेगी अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 21। तो अल्पसंख्यकों को क्या दी गई है 29 में, अल्पसंख्यकों को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा 29 में, ठीक है। वो अपना कहीं भी शिक्षा एवं धर्म, ठीक है, शिक्षा की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और साथ ही में 30 में ये कहा गया है आपका, ठीक है, वो अपनी अलग से संस्था खोल सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31 में कहा गया है पैतृक संपत्ति के बारे में, पैतृक संपत्ति। और लेकिन जो संपत्ति जो था दोस्तों, इसे क्या कर दिया गया है, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था, जो मैंने आपको बता दिया कि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को कहाँ पहुँचा दिया गया, कानूनी अधिकार में पहुँचा दिया गया 300 का में, ठीक है। तो इस जो वाली संपत्ति है, जो 31वीं आर्टिकल बता रहा हूँ ना, ये कैसी है, पैतृक संपत्ति। कैसी है, पैतृक, ठीक है, पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति की बात चल रही है। और जबकि हमने 19 देखा था, उसमें कहती थी अर्जित, यानी कि आप बाहर जाओगे तो आप अर्जित ही संपत्ति खरीदोगे ना। और लेकिन इसमें क्या करेगा 31 में,
पैतृक संपत्ति वह होती है दोस्तों जो अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। कहाँ से? पूर्वजों से प्राप्त हो रही है, उसे अपन पैतृक संपत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पिताजी को किससे मिली है? तो आपके दादाजी से। और दादाजी को किसको मिली है? तो दादाजी को मिली है दोस्तों उनके पिताजी से, और दादाजी के पिताजी से उनके पिताजी को। इस प्रकार की संपत्ति को क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और पैतृक संपत्ति जो है इसी प्रकार बढ़ती है, और पैतृक संपत्ति को 31 में रखा गया है। ठीक है, इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति की चर्चा किस में की गई है? तो 31 में की गई है, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। तो संपत्ति का अधिकार है था, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब ठीक है, तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।